गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। फिर से एक बार और हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात हो रही है और आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोगों की मुलाकात हो रही है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख ही पा रहे होंगे कि आज हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग या महिला आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही दिनों से हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे थे कि हाँ, आयोग जो है हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो 10वीं यूनिट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं इस समय पर। और अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है उन चीज़ों में क्या क्या है, तो उन चीज़ों में जो है जो चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है एक बार उसको भी देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या क्या कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, एक तो चुनाव आयोग कंप्लीट कर लिया, चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग में भी राज्य चुनाव आयोग और केंद्र चुनाव आयोग को कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या मैं कहूँ कैग को कंप्लीट कर लिया। और कैग को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग और साथ में स्टेट पीएससी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, और इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया एमपीपीएससी, एमपीपीएससी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। इन सभी चीजों में क्या था, इन सभी चीजों में जो कॉमन चीजें थी वो ये थी कि ये सभी के सभी संवैधानिक संस्थान थे। कौन से संस्थान थे, तो ये सभी के सभी हम लोगों ने जो पढ़े वो थे संवैधानिक संस्थान थे। ठीक है, संवैधानिक संस्थान थे। लेकिन वही मैं पढ़ा अभी, अब हम लोगों को और भी संवैधानिक संस्थान पढ़ने हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्या सेम चीजें आप लोगों को लगेगी कि यार सर हर लेक्चर में वही चीजें आप पढ़ा रहे हो, हर लेक्चर में वही सारी चीजें। तो मैंने सोचा कि इस बार हम लोग कुछ डिफरेंट हम लोग लेकर आते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक राष्ट्रीय महिला आयोग, और आने वाले लेक्चर में हम लोग राज्य महिला आयोग के बारे में पढ़ लेंगे। एक एक लेक्चर के दोनों होंगे, ज्यादा बड़े नहीं है, 30-30 मिनट 45-45 मिनट में आप लोगों का ये जो टॉपिक है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि क्या उद्देश्य है सर, क्या उद्देश्य है हम लोगों को, ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है तो वही है कि प्रीलिम्स के सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में है, तो हम लोगों को पढ़ना तो है ही। ठीक है, लेकिन जो उद्देश्य है इस अधिनियम का, जो मतलब जो भी आयोग है इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसके ये है कि महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। महिलाओं को संवैधानिक मतलब संविधान में और जो भी कानून में अधिनियम के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, तो संविधान और कानूनों में जितने भी अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं वो अधिकार दिलवाने का जो काम है वो किसका है, या उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम जो है वो इस आयोग को इसी कारण गठन किया है ताकि इन जो अधिकार है इनको सुनिश्चित किया जा सकता है। मतलब क्या कि अगर आपको जो भी अधिकार आपको संविधान ने दिए हैं या जो भी अधिकार आपको भारत के कानून के माध्यम से महिलाओं को जो भी अधिकार मिलते हैं, वो अधिकार अगर उनको नहीं मिल रहे होते तो वो महिला आयोग में उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। महिला आयोग क्या करेगा, महिला आयोग इन अधिकारों को सुनिश्चित करवाएगा, महिला आयोग इन अधिकारों को सुनिश्चित करवाएगा, और जो जहां भी इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। यही उद्देश्य है इस महिला आयोग के गठन का। दूसरी चीजें, महिलाओं से संबंधित जो भी विधायी सुझाव होंगे, विधायी मतलब विधेयक, ठीक है, मतलब अगर विधानसभा या संसद में कोई भी विधेयक ऐसा आता है जो महिला से संबंधित अधिकारों से संबंधित है, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है, तो ऐसे अधिनियम या ऐसे विधेयक में जो ये आयोग है ये सलाह देने का काम करेगा। अगर उस आयोग को लगेगा कि ये महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध है तो वहां वो सलाह देगा कि इस वाले पॉइंट को यहां से हटा दीजिए। ये सारी चीजें इस टाइप के सुझाव देगा। फिर बातें मैंने बताई, जो भी शिकायत आएगी महिलाओं के अधिकारों के हनन के संबंधी, जो भी शिकायत आएगी उन शिकायतों का निवारण किया जाएगा इस आयोग के द्वारा। ये सभी उसके उद्देश्य है। और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामले, मतलब जितने भी संसद में नीतिगत मामले या जितने भी आपकी विधानसभा में जितने भी नीतिगत मामले जो कि महिलाओं के अधिकारों को क्या करते हैं, महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे अधिकारों के संबंध में भी सरकार को क्या देगी, सलाह देगा ये आयोग। ठीक है, तो यही है उद्देश्य जो था वो चीज, बस यही है कि यार क्या उद्देश्य है इस आयोग का। तो
उद्देश्य यही है कि महिलाओं को या इस देश की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको संविधान और कानून के माध्यम से जितने भी अधिकार दिए हुए हैं उन सभी के सभी अधिकारों को सुनिश्चित करना, उन सभी के सभी अधिकारों को देश की प्रत्येक महिलाओं तक पहुंचाना, या अगर किसी महिला इन अधिकारों से वंचित रह जाती है और वो महिला आयोग के पास अपनी शिकायत करती है तो उन शिकायतों का निवारण करना, इन सभी उद्देश्यों के लिए भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया है जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग के नाम से जाना जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों की जो जितनी भी बातें हैं, हम लोगों को जितना भी जो भी बातें हैं, वो सारी की सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है कि किस प्रकार से महिला आयोग की संरचना होगी, महिला आयोग के सदस्य कितने होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, सचिव कौन होगा, कितना इनका कार्यकाल होगा, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, क्या इनका वर्णन संविधान में है, अगर संविधान में नहीं है तो कोई अधिनियम आया होगा, और अधिनियम आया है तो कौन सा अधिनियम आया है। आप बात समझ रहे हैं। सारी चीजें पूरी की पूरी जो बातें होगी वो आज के लेक्चर में इसी टॉपिक पर होने वाली है। और अगर हम लोग बात करें तो यहीं से हम लोगों का लेक्चर स्टार्ट होता है और ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने लास्ट के जो लेक्चर्स देखे हैं, हम भले कैग की बात करें तो कैग में हम लोगों को 3 लेक्चर लगे, ठीक है, यूपीएससी में हम लोगों को और एमपीपीएससी में 3 लेक्चर लगे, ठीक है, तो ये सब मिला के चुनाव आयोग में 3 लेक्चर लगे, तो ये बहुत लेंदी टॉपिक थे। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, छोटी सी चीज है, आप लोगों को डेटा याद रखना है, आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो उद्देश्य मैंने इस आयोग के उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि इसके गठन का उद्देश्य क्या है। महिलाओं को जितने भी संवैधानिक अधिकार मिले हैं, महिलाओं को जितने भी कानूनी अधिकार मिले हैं, उन सभी संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करना इसका मुख्य प्रमुख उद्देश्य है। जो भी शिकायतें आती हैं उनका निवारण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और यही सारी उद्देश्य है। और इसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या बनाया गया, तो क्या बनाया गया, महिला आयोग का गठन किया गया, या राष्ट्रीय महिला आयोग या महिला आयोग का गठन किया गया, ठीक है। देखो कितनी सुंदर सुंदर महिलाएं दिखाई दे रही, कितने आज इन्हीं सभी सुंदर महिलाओं के अधिकारों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो मैं एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, तो मैं देख रहा हूं कि हर पिक्चर में कुछ अलग कल्चर है। जो भी जिसने भी स्लाइड बनाई है वो बहुत ही अच्छी स्लाइड बनाई है कि हर पिक्चर में क्योंकि अलग कल्चर दिखाई दे रहा है, हर कोने का, भारत के अलग अलग कोने का कल्चर दिखाई दे रहा है। मैं भी अभी ही आपके सामने ही देख रहा हूं ये, क्योंकि मैंने ये स्लाइड नहीं देखी थी, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो वही फोटो। और आज के लेक्चर में जो हम लोगों को पढ़ना है, आज के लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब नेशनल वुमेन कमीशन, इसके बारे में पढ़ना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स का तो सीधा क्वेश्चन बनेगा और मेंस में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा 3 नंबर और 5 नंबर में, ठीक है। तो ये है आज की क्लास में, यही हम लोगों को पढ़ना है। अगर हम लोग सामान्य परिचय की बात करें कि सामान्य परिचय, अब देखो सामान्य परिचय, इसकी पृष्ठभूमि इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से ऐसा कुछ हम लोगों को विरासत में मिला नहीं। ये जो सारे काम किए ये हम लोगों ने किए हैं, संविधान बनने के बाद ये सारी चीजें काम किए हैं। अब देखो सबसे पहली बात कि पहले आप यहां समझ लो, मैं सारी चीजें समझा देता हूं। इसका स्वरूप संवैधानिक है। संवैधानिक है मतलब क्या सर, संवैधानिक है? तो संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संवैधानिक होता तो भारत के संविधान में वर्णन होता। इस प्रकार राष्ट्रीय जो महिला आयोग है ये इसका संविधान में वर्णन नहीं है। कहां पर? संविधान में वर्णन नहीं है, और संविधान में वर्णन नहीं है इसका मतलब यह है कि यह संवैधानिक तो हो ही नहीं सकता, मतलब यह गैर संवैधानिक संस्था है। और गैर संवैधानिक संस्था है तो ये क्या है, ये सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था क्या है? मतलब सर अगर आपने पहली लाइन में बोला कि ये सांविधिक संस्था है, मतलब इसके लिए कोई विधेयक पास हुआ होगा, कोई विधेयक पास हुआ होगा। विधेयक मतलब संसद में कोई विधेयक आया होगा, तो जी हाँ, इसके लिए एक विधेयक आया था। जो विधेयक जो कहलाता है, या वो जो विधेयक है वो पास होने के बाद जो है वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो विधेयक आया होगा संसद में और वो पास होने के बाद अधिनियम बन गया, तो ये अधिनियम जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। इसका नाम जो है ये आप लोगों को याद रखना है कि देखो
प्री का क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को याद रखना है कब आया था यह अधिनियम, अधिनियम का नाम क्या है जिसके तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जा रहा है। तो इस अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। ये आप लोगों को याद रखना है 1990, और नाम याद रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। मतलब क्या, जो प्री का क्वेश्चन बनेगा कि बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन या राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। महिला आयोग अधिनियम 1981, मतलब अलग अलग सन बदल के दे देगा। अगर आपको सन याद नहीं है तो आप गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि किस अधिनियम के तहत संसद में एक अधिनियम आया, और उस अधिनियम जब पास हुआ तो वो अधिनियम कहलाया राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। और इसी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत प्रावधान किया गया कि इस देश में एक महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने या महिलाओं के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस देश में एक आयोग होगा जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से जाना जाएगा। और इसी अधिनियम के अंतर्गत बताया गया कि इसकी संरचना कैसी होगी, इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसी होगी, इसका कार्यकाल होगा, कौन से सदस्य कहां से आएंगे, ठीक है, और इनकी वेतन भत्ते क्या होंगे, इनकी सेवा शर्तें क्या होंगे, कौन कौन से काम होंगे, कौन कौन से सुझाव इनसे लिए जाएंगे। ये सारी चीजें ये सारी जो बातें लिखी है वो यही लिखी हुई है कहां पर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में, ठीक है। पहली बार अब देखो ये आ तो गया कब आ गया, 1990 में ये अधिनियम आ गया। लेकिन जब इसका पहली बार गठन, मतलब इस राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो पहली बार जब किया गया वो 31 जनवरी 1992, 1992। अब क्या बोलोगे सर, स्टार क्यों नहीं लगा देते, गोला तो लगा दिए हो आप। तो हाँ, मैं स्टार लगाऊंगा ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है मैं क्या कर सकता हूं, इंपॉर्टेंट तो है ही। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे डेट आती है, और सीधे सीधे डेट आती है प्री के क्वेश्चन में तो आपसे बनता नहीं है। क्या नहीं बनता, क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। स्टार क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस तारीख को हुआ था या किस अधिनियम के तहत हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और अगर आपको डेट याद नहीं है, मतलब 31 जनवरी का मतलब 31 जनवरी, 31 जनवरी का मतलब 31 जनवरी, और 1992 का मतलब 1992। अधिनियम कौन सा था, 1990 का अधिनियम। 2 साल बाद 31 जनवरी 1992 को इसका गठन कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय दिल्ली में है। और इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी, तो ये नाम भी आपको चमका लेना है, ठीक है। ये नाम आप लोगों को बिल्कुल अपनी कॉपी में चमका कर इसी तरह से स्क्वायर बनाकर 10-15 क्या लगाओगे, 10-15 स्टार लगा देना, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आप लोगों को लगे, इसकी इंपॉर्टेंस कुछ लगे कि यार बहुत भारी है। या मैं तो कहता हूँ स्टार तो छोड़िए, आप लोग ना मस्त किसी का नाम लिख दीजिए। अगर कोई आपके दिल के करीब हो और उसके नाम को देखने में आप लोगों को बहुत मजा आता है, तो आप जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पे उसका नाम लिख दिया करो, ठीक है। तो कम से कम उस नाम के बहाने आप इस नाम को तो पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। भाई साहब तरीका कुछ भी करिए, आपको जो भी मन आए लेकिन करिए, ताकि मैंने बोला कि किसी का नाम लिख दो तो उस नाम को देखने के बहाने अगर आप इस नाम को देखते हो तो बहुत बढ़िया बात है, आपको कम से कम याद हो जाएगा कि हाँ उसके नाम के साइड में कुछ तो लिखा था। ऐसा जयंती पटनायक जैसा कुछ लिखा था जो पहली अध्यक्ष थी महिला आयोग की, ऐसा भी अगर याद आ जाएगा ना तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो महिला आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष बना था जब गठन हुआ था 1992 में, तो उस समय पे जो पहली अध्यक्ष जो थी उनका नाम था जयंती पटनायक, ठीक है, जयंती पटनायक। और फिर हम लोग बात करें नोडल मंत्रालय, मतलब किस मंत्रालय के अधीन रहकर यह आयोग का गठन किया जाता है, किस मंत्रालय के अधीन ये अपना काम करता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ऑब्वियसली है कि महिला आयोग है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। जयंती पटनायक, इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। आप लोगों से पूछेगा कि बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रकृति कैसी है, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक या बी या सी, बी और सी दोनों। तो बिल्कुल सही, गैर संवैधानिक भी है और सांविधिक भी है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने के तरीके कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, अगर हम लोग यहां पर इसकी खासियत देखें तो क्या है ये क्या है जो
महिला आयोग है वो क्या है, एक तो गैर संवैधानिक संस्थान है, हाँ गैर संवैधानिक संस्थान है, गैर संवैधानिक एक तो पॉइंट ये याद रखना है। क्यों गैर संवैधानिक क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, गैर संवैधानिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसका वर्णन संविधान में नहीं है, मतलब ये गैर संवैधानिक है। और गैर संवैधानिक में भी क्या है, तो गैर संवैधानिक में भी ये है सांविधिक निकाय हैं, सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब ऐसे निकाय जिनका जो गठन है वो संसद में विधेयक के माध्यम से पेश होने के बाद अधिनियम पारित किए जाते हैं, अधिनियम बन जाता है, वो विधेयक पेश करके संसद में विधेयक पास करके उनका गठन किया जाता है। तो ऐसे जो निकाय है उन सभी को सांविधिक निकाय कहते हैं, बहुत अच्छे से पहले भी समझा चुका हूं। तो 2 पॉइंट, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपसे पूछ सकता है ये, बी ऑप्शन आपसे पूछ सकता है या बोलेगा कि दोनों, तो दोनों आप लोगों को बिल्कुल वहां पर अपना दिमाग जो है वो खुल के रखना है, तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है सर। आगे तो क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अधिनियम इंपॉर्टेंट है, 31 जनवरी 1992 इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली जयंती पटनायक और जो मंत्रालय है वो भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग जो अधिनियम है, ठीक है 1990 का, उसमें 5 अध्याय है और 17 धाराएं हैं, टोटल 17 धाराएं हैं और 5 भाग है, 5 अध्याय है, मतलब 5 अध्याय है और 17 धाराओं के माध्यम से पूरे जो अधिनियम है उसका वर्गीकरण कर दिया गया है। बोला कि हर अलग अलग अध्याय में अलग अलग चीजें, और टोटल 17 धाराओं में बताया गया है कि किस प्रकार से जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो उसके कार्यों को अलग धारा में बताया गया है, नियुक्तियों को अलग धाराओं में बताया गया है, कितने सदस्य होंगे, सदस्य काम क्या करेंगे, सदस्यों त्यागपत्र किसको देंगे, इन सभी चीजों के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। उद्देश्य मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य यही है कि महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, महिलाओं के लिए विधायी जो सुझाव है सिफारिश देना, शिकायतों का निवारण करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सलाह देना, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बात आती है गठन की। अब हम लोग देखो, अब पूरे के पूरे 5 अध्याय और 17 धाराएं तो हम लोग नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हम लोग कुछ कुछ धाराएं पढ़ेंगे जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ धाराएं जहां पर गठन का प्रावधान है, कुछ कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे प्री का क्वेश्चन बन सकता है। तो सारी ऐसा नहीं कि यार पूरा अधिनियम उठा लिया और पूरा अधिनियम आपको पढ़ा दिया, नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें जो हम लोगों के प्री में काम आएगी, जो हम लोगों के मेंस में काम आएगी, उतनी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि अगर हम लोग गठन की बात करें, ठीक है, कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका गठन कैसे होगा, तो बात वही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3, कौन सी धारा, 90 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन किया जाएगा। ये बोला गया कि उस अधिनियम की धारा 3 के तहत इस देश में महिलाओं की कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। और किस धारा के तहत किया जाएगा, तो धारा 3, ये याद रखना है आपको कि ठीक है, ये आपसे प्री में पूछ सकता है कि बताइए कौन सी धारा में गठन का प्रावधान है, तो धारा 3। इस धारा में देखो बोला गया कि केंद्र सरकार या भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो भी अधिनियम बनाकर जो भी कार्य इस आयोग को सौंपे जाएंगे वो कार्य यह आयोग संपादित करेगा। यही सारी चीजें इस स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। और किस नाम से जाना जाएगा ये आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से जाना जाएगा। मैं सारी चीजें पहले ही बोल देता हूं तो बाद में पढ़ने का कुछ सेंस ही नहीं बनता ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले बात वही है, जो अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ है, ठीक है। ये सारी चीजें तो ठीक है आप पढ़ लोगे, मैं स्लाइड आप लोगों को देखिए टेलीग्राम पे स्लाइडें डलना स्टार्ट हो चुकी है। चुनाव आयोग मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग और साथ में कैग की स्लाइड भी मैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है, आप लोग वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों का लेक्चर में कुछ छूट गया होगा तो आप उससे अपने हैंड रिटन नोट्स या जो भी है अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने वहां पर बहुत सारी वो डिमांड आ रही थी कि सर नोट्स नहीं मिल रहा है, वो PDF नहीं डल रही है ग्रुप पे, तो मैंने डलवा दिया है वो बोलकर, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ है कि देखो गठन, मैंने आप लोगों को बताया था कि गठन किस अधिनियम के तहत, तो अधिनियम एक बार आप लोग लिख लो, कौन सा अधिनियम है, 1990 का अधिनियम है। 1990 का कौन सा अधिनियम है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। और पहला गठन जब हुआ था वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जो डेट है वो याद रखना है। लेकिन धारा 3 में बोला गया है कि गठनकर्ता मतलब गठन करेगा कौन, तो जो इंपॉर्टेंट स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि केंद्र सरकार के द्वारा
एक आयोग का गठन किया जाएगा। अब यहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं आ रहा भाई साहब, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि बताओ राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में रहेगा संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा, या एक ऑप्शन रहेगा केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप लोगों को लगाना होगा केंद्र सरकार। अभी आप सोच रहे होंगे कि वाओ कितना तो आसान है सर, लेकिन जब वहां एग्जाम में आएगा ना तो हिल जाओगे, क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है वहां पे, प्रेशर झेल नहीं पाओगे। तो इसलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। कौन कर रहा है गठन? केंद्र सरकार कर रहा है, ठीक है। 31 जनवरी कब हुआ पहला गठन? 31 जनवरी 1992। अब संरचना कैसी होगी? इसी धारा में बताया गया कि संरचना होगी 1+5, मतलब एक अध्यक्ष होगा। क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ब्लैक पेन से लिख देता हूं, आप बार बार ब्लैक पेन यूज करते हो सर। काला कलर फेवरेट है क्या आपका? हाँ भाई साहब, ब्लैक कलर फेवरेट है, ठीक है। तो एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। इन एक अध्यक्ष 5 सदस्यों के साथ एक सदस्य सचिव भी होगा। सचिव भी होगा जो आयोग के द्वारा जितने भी काम कराए जाएंगे उन सभी काम को से अपने सिग्नेचर के माध्यम से प्रमाणित करेगा कि हाँ ये सारे काम जो है ये आयोग के द्वारा किए गए हैं। वो प्रमाणित करने के लिए एक सदस्य सचिव की आवश्यकता होती है। तो जो संरचना है 1+5+1 ऐसे याद रखोगे, 1+5+1 एक सचिव, ठीक है। 1+5+1 एक सचिव, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। अब इसमें भी बोला गया कि जो अध्यक्ष होगा वो ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने जीवन, जिसने अपना पूरा जीवन महिलाओं के हितों के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा, अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा। इन 5 सदस्यों में भी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि एक सदस्य जो होगा वो एससी कैटेगरी का, मतलब अनुसूचित जाति का होगा, एक सदस्य जो होगा वो अनुसूचित जनजाति का होगा, और अन्य 3 सदस्य जो है वो इन जो भी सारी चीजें हैं इन क्षेत्रों से संबंधित है। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से क्षेत्रों से संबंधित सर? तो ये चीज तो मैं बता दिया आपको। एक व्यक्ति एससी मतलब अनुसूचित जाति का होगा, और एक व्यक्ति जो होगा वो अनुसूचित जनजाति का होगा। मतलब 5 में से 2 सदस्य तो ये हो गए सर, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, 5 में से 2 सदस्य तो हो गया। बाकी के सदस्य का बोला समाज कल्याण से संबंधित व्यक्ति होगा कोई, और कानून प्रबंधन, मैनेजमेंट और प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें। कौन कौन से क्षेत्र से? बाकी के जो 3 सदस्य होंगे ना, बाकी के जो 3 सदस्य होंगे वो कहां से होंगे? तो बाकी के 3 सदस्य होंगे या तो कानून का वो बहुत ज्यादा विशेषज्ञ हो, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट में उसने ख्याति प्राप्त कर ली हो, या प्रशासन में, ठीक है, स्वास्थ्य एजुकेशन में उसने बहुत अच्छा कुछ काम किया हो, या बहुत ख्याति उसने प्राप्त कर ली हो, या कुछ अच्छा काम किया हो। तो इसमें जो भी, और समाज कल्याण से संबंधित जितने भी व्यक्ति होंगे, तो इन व्यक्ति में से अन्य व्यक्तियों को जो है, कुछ 3 व्यक्तियों को यहां पर मनोनीत किया जाएगा। और ये मनोनीत किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये भी केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। गठन किया केंद्र सरकार ने गठन करने के बाद बताया कि हमें चाहिए 1+5+1, मतलब एक सचिव, एक अध्यक्ष और एक 5 सदस्य, एक आयोग का गठन करना है महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के काम के उद्देश्य से। और इसमें जो होगा एक व्यक्ति होगा अनुसूचित जाति का, सदस्यों में एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का होगा, एक अनुसूचित जनजाति का होगा, और 3 सदस्य जो है वो इन क्षेत्रों से आना चाहिए। कानून का विख्याता हो, या प्रबंधन में बहुत ख्याति प्राप्त हो, प्रशासन में अपना समय दे चुका हो, या स्वास्थ्य या शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र से अगर संबंधित कोई व्यक्ति है, या उसने बहुत ही अच्छा कुछ काम किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। और ये मनोनीत भी कौन करेगा? तो ये मनोनीत इन सभी सदस्यों को जो है मनोनीत करेगा केंद्र सरकार। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कौन करेगा? केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार करेगी, ये याद रखना, केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। वहां पर अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जा रहा था जिसने अपना पूरा जीवन महिलाओं के कल्याण को समर्पित कर दिया हो, जिसने अपना पूरा जीवन महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया हो, ऐसी महिला को या ऐसे व्यक्ति को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये कहा गया उस बात में,
ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भोपाल में। मुझे लगता है बरसात के बाद ठंड आनी चाहिए, लेकिन बरसात के बाद सीधे गर्मी आ गई है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। बात वही है, जो चीज़ें समझ आई आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डेट है, कौन गठन कर रहा है, केंद्र सरकार। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र सरकार। अब देख लेते हैं सदस्य सचिव। जो 1+5 तो देख लिया हमने सर कि एक अध्यक्ष होगा, पांच में से एक SC का होगा, एक ST का होगा, 3 अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे, टोटल 5। 1+5 हो गया। एक का क्या है, एक जो है, जो सदस्य सचिव जो होगा, उसकी योग्यता यह है कि या तो वो UPSC से संबंधित होगा, मतलब UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत वो सिलेक्टेड होगा, या तो वहां से उस व्यक्ति को ले लिया जाएगा, या प्रबंधन या समाज शास्त्र गतिविधियों का विशेषज्ञ हो। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि या तो वो मैनेजमेंट में बहुत विशेषज्ञ हो या समाज शास्त्र गतिविधियों में विशेषज्ञ हो। अगर ये सब भी नहीं होगा तो UPSC का कोई अधिकारी होगा जिसे सचिव बना दिया जाएगा, किसका, राष्ट्रीय महिला आयोग का सचिव बना दिया जाएगा। और इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, तो इसकी नियुक्ति भी आप लोगों को पता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो इसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार। अरे सर, हर जगह तो मतलब हम तो आंख बंद करके याद कर लेंगे कि महिला आयोग मतलब केंद्र सरकार, कुछ भी काम हो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, ऐसा आप चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन कई बार गलत हो जाता है कुछ चीजें। ठीक है, जो इस अधिनियम है, कौन सा अधिनियम, इस अधिनियम बोल रहा हूं तो अधिनियम बार बार लिख रहा हूं, कौन सा अधिनियम बताइए, कौन सा अधिनियम, राष्ट्रीय महिला क्या आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, इस अधिनियम के तहत, यही है ना, हाँ 1990 का अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। इस अधिनियम में बोला गया कि जो, अब सारी चीजें तो समझ लिए, अध्यक्ष सदस्यों के बारे में समझ लिया, तो अब इसमें बोला गया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या, कि इन सदस्य अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होगा, तो 3 साल का। क्या याद रखोगे, 3 साल का कार्यकाल होगा। 3 साल के कार्यकाल के साथ 65 वर्ष की आयु तक ये अपने कार्य पर बने रहेंगे, 65 वर्ष की आयु तक ये अपने कार्य पर बने रहेंगे। अब ये सारी चीजें मुझे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। 3 साल 65 वर्ष में से जो भी पहले हो वहां पर उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, मतलब 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, ये इनका कार्यकाल है। ये देखिए, ऐसे कार्यकाल खत्म हो जाता है, घड़ी चलती जाती है। इस्तीफे की बात करें कि इस्तीफा किसको देगा, तो जो भी अध्यक्ष और सदस्य है वो केंद्र सरकार के नाम अपना इस्तीफा लिखकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। हर जगह सर केंद्र सरकार, हर जगह केंद्र सरकार। ठीक है, आपको अगर याद हो पा रहा है, आसान है, तो ठीक है, आप याद कर लो कि महिला आयोग में सारे काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। लिखित रूप से इस्तीफा देगा अध्यक्ष सदस्य दोनों। कार्यकाल कितना होगा, जो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कार्यकाल, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को कार्यकाल 3 साल, ये आप लोगों को याद ही रखना है। इतना सारा सर गोद देते हो आप स्टार, आप समझिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निष्कासन की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा ही इनका निष्कासन मतलब हटा दिया जाएगा। ये बात भी है कि केंद्र सरकार द्वारा, अब इसके भी आधार बताए गए हैं उन्होंने। जो अधिनियम है उसमें बोला कि अगर उनको पद से हटाना है, किसी अध्यक्ष या सदस्य को अपने पद से हटाना है, तो वो काम भी केंद्र सरकार करेगी, लेकिन जो निम्नलिखित जो आधार है उन पर। अब ये आधार देख लेते हैं, दिवालिया हो जाने पर, ठीक है, विकृचित हो जाने, मतलब आप समझिए कि मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वो सक्षम न हो जाना। ठीक है, सक्षम न होना, ये विकृचित होता है। ठीक है, नैतिक अधमता मतलब अपराध, नैतिक जो है अधमता का, अपराध में दोषी, मतलब ऐसे कोई काम कर देना, ऐसा कोई काम करना जो कानून के रूप से नैतिक नहीं है। ऐसे कार्य में अगर वो संलग्न होता है और उसका दोषी पाया जाता है तो उसको हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा अगर कोई काम दिया है, वो काम अगर वो नहीं करेगा, कार्य करने से अगर इनकार कर दिया जाता है, तब भी
उसको हटाया जा सकता है। कार्य करने में अगर वो असमर्थ है, अगर कोई कार्य जो भी सौंपा है उस कार्य करने में असमर्थ हो तो हटाया जा सकता है। लगातार 3 बैठक या 3 अधिवेशन, लगातार 3 बैठक या 3 अधिवेशन में अगर अनुपस्थित होता है तो हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो लोकहित में नहीं है, मतलब कि लोगों का हित नहीं कर सकता वो व्यक्ति, तब भी केंद्र सरकार के द्वारा उस अध्यक्ष किसको 1+5 मतलब अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। किन आधारों पर? इन आधारों पर। ठीक है, ये इन आधारों पर उनको हटाया जा सकता है। कहां पूछा जा सकता है सर? कहां पूछा जा सकता है? मेंस में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि बताइए महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए किन किन आधारों का उल्लेख है, कौन हटाता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो कौन हटाएगा? केंद्र के द्वारा हटाया जाएगा। और किन आधारों पर हटाया जाएगा? तो ये 3 नंबर या 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई, कुछ बताने लायक नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। महत्वपूर्ण तथ्य अगर ये बात करें कि देखो अगर इनको हटाना है तो सुनवाई का पूरा पूरा मौका दिया जाता है। ठीक है, क्या बोला गया कि जब भी अगर इनको हटाया जाएगा तो हटाने से पहले अपना पक्ष रखने का या सुनवाई का उनको पूरा मौका दिया जाएगा। किसको किसको? अध्यक्ष और सदस्यों को। बात वही है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वेतन भत्ते की बात करें तो अभी तक जब हम जो भी आयोग अगर हम लोगों ने पढ़े हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि भले ही वो कैग हो, भले ही निर्वाचन आयोग हो, भले ही यूपीएससी हो, इनके जितने भी वेतन भत्ते थे वो संचित निधि पर भारित थे। लेकिन यहाँ पर संचित निधि नहीं है, ये चीज है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके जो वेतन भत्ते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इनके वेतन भत्ते जो भी सेवा वो है ये केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, पेंशन और वेतन भत्ते। और ये जो है अनुदान के माध्यम से दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा इनको दिया जाता है। अलग से कोई बजट नहीं होता, अलग से कोई बजट नहीं होता, संचित निधि पर भारित नहीं होता। केंद्र सरकार एक पैसा दे देता है आयोग को, केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दे दिया जाता है और बोला जाता है आप अपना काम करिए। ठीक है, यह एक ड्रॉबैक है। ठीक है, मतलब अभी हम लोग जब कमियां देखेंगे ना तो उसमें भी देखेंगे कि स्वतंत्र बजट नहीं होने से वो काम सही से नहीं कर पाते। केंद्र सरकार के ऊपर, वित्त के लिए केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है तो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। ये एक कमियां हैं जो अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। तो अभी आप यहाँ याद रखिए कि वेतन और भत्तों के लिए केंद्र सरकार पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। अपनी रिपोर्ट, बात वही है, पूरे आयोगों में यही पढ़ेंगे, रिपोर्ट, शक्तियां, सारी चीजें। ठीक है, तो रिपोर्ट केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार को देगा, अब यहां राष्ट्रपति को नहीं देगा, याद रखिएगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा यूपीएससी, चुनाव आयोग या कैग, हम लोगों ने देखा कि वो अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देता था और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को सदन में पेश करता था। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट नहीं देगा। ये केंद्र स्तर पर अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको देगा? केंद्र सरकार को देगा। और अगर किसी राज्य से संबंधित मामला इसने सॉल्व किया हो तो राज्य स्तर पर अपनी जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को देगा। यहाँ पर आप लोगों को याद रखने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आंखें खोल लो, कान खोल लो और देख लो सारी चीजें कि क्या चेंजेस, चीजें जो है क्या चीजें बदल रही है। तो जो चीजें बदल रही है वो ये, समझ रहे हो? अभी तक आप राष्ट्रपति को देते थे, राष्ट्रपति संसद में रखता था, राज्यपाल को देते थे, राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद में रखता था। लेकिन अब यहाँ पर जो महिला आयोग की जो रिपोर्ट है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के पास जा रही है और राज्य स्तर पर सीधे सीधे वो रिपोर्ट राज्य सरकार के पास जा रही है। ये याद रखने वाली चीजें हैं। शक्तियों की बात करें तो काम जो स्वयं की जो प्रक्रिया है वो विनियमित करने की शक्ति इसके पास रहती है। मतलब अगर कोई महिला अपनी शिकायत लेकर आती है, ठीक है, या कोई भी केस राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आता है तो उसे किस तरीके से किस प्रक्रिया से उसको आगे विनियमित करना है, किस प्रक्रिया से उसको आगे सॉल्व करना है, ये सारे जो नियम हैं, जो कानून हैं, ये सब के सब जो बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? वो खुद के पास नियम बनाने की शक्ति है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने आयोग जो है वो अपनी प्रक्रिया स्वतः रूप से विनियमित करता है। मतलब किस तरह से उसको काम करना है, आयोग को किस तरह से काम करना है, ये जो प्रक्रिया है वो स्वयं विनियमित करता है। आयोग के सभी आदेश मैंने बताया ही था आपको कि वही सचिव के द्वारा प्रमाणित होते हैं। जो भी आदेश देता है आयोग सचिव के द्वारा, या जो भी काम करता है वो सचिव के द्वारा प्रमाणित होता है। ये चीज मैंने यहीं पर आप लोगों को बता दी थी। कहां पर? यहां पर मैंने क्या बताया था कि जो सारे काम होते हैं वो प्रमाणित करने का काम जो होता है वो सचिव का होता है। ठीक है, बस मैं स्लाइड रीडिंग कर रहा हूं एक यहां पर, क्योंकि
वही है। अब वही कि आयोग को अपने कार्य करने के लिए कर्मचारी गण और अधिकारियों की आवश्यकता है, तो ये अधिकारी और कर्मचारी भी कौन प्रोवाइड करेगा उसको, केंद्र सरकार के द्वारा और प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी आयोग है वही है, हर जगह केंद्र सरकार। कहीं तो नहीं आया सर राष्ट्रपति, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए नहीं आएंगे। ठीक है, तो अधिकारी और कर्मचारीगण अगर चाहिए होंगे तो कौन प्रोवाइड कराएगा, केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगा। अब देखिए क्या क्या काम करेगा आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, क्या क्या काम करेगा, इन सब चीजों का उल्लेख यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग इस कौन से अधिनियम की, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा कौन सी, धारा 10 में वर्णन किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का। अब क्या प्रश्न आएगा, तो प्री का क्वेश्चन जो बनेगा, प्री का क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए, प्री का क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का वर्णन किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 10 के अंतर्गत, ये प्री का फैक्ट है। लेकिन अगर मेंस के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें, मेंस के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, तो मेंस के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर का या 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य, कोई 3 कार्य लिखिए 3 नंबर में, या बोला जाएगा कि कार्यों का वर्णन करो 5 नंबर में। ठीक है, तब आप लोगों को लिखना होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। ये हो गया आपका इंट्रो, और 5 पॉइंट आप लोगों को 5 अलग अलग कार्य लिखने होंगे, तो ये हो जाएगा एक आदर्श उत्तर। ठीक है, तो ये जो है प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। तो क्या काम है, क्या कार्य है, अब हम लोग देख लेते। देखो क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ है नहीं कि क्या काम कर रहा है, सारी चीजें आप लोगों को पता है। क्या काम करेगा, महिलाओं की दशा, महिलाओं की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए सिफारिश करता है। किसके पास सिफारिश करता है, तो सरकार के पास सिफारिश करता है। ठीक है, महिला बंदी गृहों मतलब जो जेल होती है, जो महिला जेल होती है, ठीक है, तो महिला जेल का निरीक्षण करती है कि वहां पर सारी व्यवस्था है या नहीं है, खाने को सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या जो भी जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यकता, मूलभूत जो जरूरतें होती है वो वहां बंदी गृह में महिलाओं को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, इस चीज का निरीक्षण करता है कौन, महिला आयोग। महिलाओं के संबंधित संवैधानिक और कानूनी जो भी अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है, उन सभी उपायों की जांच करना, उनको सुनिश्चित करना, ये चीज मैं पहली वर्ड से आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो भी शिकायतें उनके पास आती है उसका निवारण करना, ये भी मैं आपको बताया हूं। केंद्र और राज्य को रिपोर्ट सौंपना, आपने अभी देखा ही कि वो जो भी कार्य करता है या जो भी 1 साल में कार्य करता है वो अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकारों को रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई जाती है उसमें शामिल होना और उसमें सलाह देना, अगर कुछ गलत होता है तो उसमें सलाह देना, अच्छा करने के लिए सलाह देना, ये सब काम भी होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का। ठीक है, फिर बात करें संघ और राज्य के तहत महिला विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, मतलब महिलाओं की विकास की जो भी प्रगति हो रही है उन सब चीजों का मूल्यांकन करना, संघ स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। बात करें जो भी काम, इसके अलावा अगर कोई काम केंद्र सरकार के द्वारा महिला आयोग को दिया जाता है कि आपको ये काम भी करना है, तो वो काम भी महिला आयोग के द्वारा किया जाएगा। ये सारी चीज इस अधिनियम की धारा 10 में लिखी हुई है। तो यही सारी चीजें हैं, मैंने बताया आपको मेंस में जो क्वेश्चन आएगा, आप लोग एक काम करिए, आप लोग लिखिए, आप लोग 5 नंबर में आप लोगों को लिखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों को क्या करिए, कार्यों को लिखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कार्य करता है, ऐसा जो भी है ये क्वेश्चन लिखकर आप लोग भेजिए। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि क्या चुनौतियां है राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने, समक्ष जो भी चुनौतियां है उसको एक बार देख लेते हैं। कि सीधी सी बात है कि कोई शक्ति नहीं है, ज्यादा विधायी शक्ति कुछ नहीं है, वास्तविक में विधायी शक्ति कुछ नहीं है, क्योंकि केंद्र के एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो वो केंद्र के प्रसाद पर्यंत ही काम कर रहा है। केंद्र ने चाहा कि ये काम करना है तो वो काम करेगा, क्योंकि केंद्र पर बहुत अधिक निर्भरता है। क्या निर्भरता है, वित्त को लेकर केंद्र पर निर्भरता है। हटाने की जो प्रक्रिया है, जो अगर किसी को पद से हटाना है तो वो शक्ति भी केंद्र के पास है, नियुक्त करने की शक्ति भी केंद्र के पास है। मतलब केंद्र चाहे तो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे और केंद्र चाहे तो किसी व्यक्ति को हटा दे। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई विधायी शक्ति इनके पास नहीं है। फिर अगर हम लोग बात करें रिपोर्ट, और ये जो सुझाव देते हैं, मतलब महिला आयोग ने कोई रिपोर्ट तैयार करी और महिला आयोग ने किसी भी अधिनियम के संबंध में अगर कोई सुझाव दिया, तो ये जो
है ये बाध्यकारी नहीं है। ये मानना या ना मानना ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, ये बाध्यकारी नहीं है, ये भी एक चुनौती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक कोई एनालिसिस करके सरकार को कोई राय देता है या कोई सुझाव देता है और सरकार उसको मानने के बाध्यकारी नहीं है, मतलब सरकार अगर उसे नहीं मानती है, तो आप समझ सकते हैं कि मोटिवेशन कितना डाउन होता होगा। ठीक है, तो ये एक चुनौती है उसके सामने। अपने सदस्यों को चयन करने की शक्ति नहीं है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता ही दी कि इनके जो सदस्य है उसको कौन नियुक्त करता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है, तो चयन करने की शक्ति नहीं है। वित्तीय सहायता के लिए जो भी वेतन भत्ते, जो भी वित्तीय सहायता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में मिलता है। इसी वजह से वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर निर्भरता है, ये उसके समक्ष चुनौती है। केवल सलाहकारी निकाय है, मतलब सलाह दे सकता है, और ये सलाह भी बाध्यकारी नहीं है। ये चीज़ भी हम लोगों ने देख ली, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ये भी चीज हमने देख ली। संवैधानिक निकाय का ना होना ये चुनौती है, क्योंकि कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है इसके लिए। क्योंकि अगर संविधान में प्रावधान होता तो एक अलग से बजट होता है इनका, एक अलग जो शक्तियां है, अलग से संवैधानिक शक्तियां उसको मिलती। तो संवैधानिक निकाय का ना होना, झूठी शिकायतें आना, ये भी उसके सामने चुनौती है कि कई बार क्या होता है, बहुत सारी झूठी शिकायतें महिला आयोग के सामने पहुंच जाती है, और उन झूठी शिकायतों के कारण जो मेन शिकायत रहती है, जो सच में अगर कोई व्यक्ति पीड़ित रहता है या कोई महिला सच में पीड़ित रहती है, तो उसकी शिकायतें डिले होती है, उसको न्याय मिलने में डिले हो जाता है। इस वजह से झूठी शिकायतों का आना होता है। विवादों से नाता, हमेशा से विवादों से नाता। अब देखते हैं कि किन विवादों से नाता इनका रहा है। उससे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, ठीक है, स्लाइडें है कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ सुझाव है, तो सुझाव क्या है? सुझाव यह है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों को मंत्री स्तर का दर्जा मिलना चाहिए। अगर मंत्री स्तर का दर्जा मिलेगा तो शक्तियां बढ़ जाएगी आयोग की, और आयोग और अच्छे से अपना काम कर पाएगा। तो कहा गया कि जो पहला सुझाव है वो यही है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों को क्या मिलना चाहिए? मंत्री स्तर का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। और अपने सदस्यों को स्वयं चुनने का अधिकार मिले। तो आयोग क्या करेगा? अच्छे कार्य के निष्पादन के लिए ऐसे व्यक्तियों को चयन करेगा जो सही में महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना जीवन में उसने कुछ किया हो या कुछ विशेष उसने कुछ काम किया हो, तो ऐसे व्यक्तियों का चयन करेगा, ठीक है। तो अपने जो सदस्य है उनको चुनने का अधिकार मिले। अलग से बजट हो मतलब संवैधानिक प्रावधान कर दिया जाए महिला आयोग से संबंधित, वही सारी चीजें। और जो चीजें हैं, जो सुधार करना है वो ये करना है कि आयोग की जो रिपोर्ट है या आयोग के जो सुझाव है इनको बाध्यकारी कर देना है। बाध्यकारी मतलब मानना ही मानना है सरकार को अगर आयोग कोई सुझाव देता है तो ये। और लोगों में जागरूकता लाई जाए, लोगों में महिला आयोग से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है या महिला आयोग के संबंध में लोगों के प्रति जागरूकता लाना है कि ऐसा कुछ महिला आयोग करके कुछ आयोग भी है जो महिलाओं के लिए के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। उपलब्धियां अगर हम लोग देखें कि इस महिला आयोग का जब से गठन हुआ 1992 से अभी तक कौन कौन सी उपलब्धियां इन्होंने पार कर ली, तो वही है कि देखो क्या है, लोक अदालतों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया है इसने, पारिवारिक लोक अदालतों में। मादा भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा इत्यादि खिलाफ में जन अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता फैलाई है। ये आप लोग पढ़ लेना हल्का हल्का, कुछ समझने वाली चीजें नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है तो रीडिंग मारना है। महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कार्यशाला परामर्श में आयोजन हुआ है। अधिनियम की समीक्षा उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। ये सब छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, मतलब जो भी चीजें आप लोगों को पढ़ना ही है, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं। आप लोग एक एक रीडिंग मारोगे, आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएगी। जो चीजें समझाने हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। तो कुछ अधिनियमों की समीक्षा, मतलब कुछ अधिनियमों के क्रियान्वयन में को सुनिश्चित किया है। कौन कौन से अधिनियम है ये? तो एक तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, फिर राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 का आप जानते ही है। 10 मिनट सर, हो गया सर, बस 2 स्लाइडें बची है। एक है पीएनडीटी एक्ट 1994, प्री नेटल डायग्नोस्टिक, ठीक है, प्री नेटल, हिंदी में मुझे समझ नहीं आ रहा, डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट, आईपीसी की धारा, ये टेस्ट है। फिर है आईपीसी 1860 का अधिनियम। इन सभी
के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया है किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग में। अब ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? तो ये टेस्ट जो है कि होता क्या था कि जन्म से पहले ही बच्चे भ्रूण में पता कर लिया जाता था कि बच्चे का जो है लिंग क्या है, या वो मादा है या वो नर है। ठीक है, तो इससे क्या होता था, अगर लोगों को पता चलता था कि पेट में जो है या भ्रूण में जो है वो बच्ची है, तो उसको पैदा होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, जो लिंगानुपात है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। इस वजह से जो सरकार है उसने ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, ये एक्ट जो है ये पारित किया संसद में, और ये सारी चीजें किया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 इन सबको क्रियान्वयन को उसने सुनिश्चित किया। शक्ति वही है। शक्ति देखिए, ये आयोग जो है इसकी शक्ति जो है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां इसको प्राप्त है। सिविल न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट की शक्तियां इसको प्राप्त है, और सिविल कोर्ट की शक्तियां अगर उसको प्राप्त है तो सिविल कोर्ट को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, और सिविल कोर्ट को इस कौन से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जो भी शक्तियां प्राप्त है वो ये है कि अगर उनको लगता है तो जो भी है गवाहों को उपस्थित करवाएंगे, उनका समन कराना, उनको हाजिर करना मतलब हाजिर लेना, और शपथ पर उनकी जांच करना। शपथ पर मतलब जो शपथ पत्र होता है उस पर लिखवा कर उनकी जांच करना, गवाहों को बुलाना, दस्तावेज को ढूंढना और प्रस्तुत करना, ये शक्ति उसके प्राप्त है। हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना मतलब जो भी सबूत है उनको हलफनामा मतलब एक आप वो मान सकते हो क्या, एफिडेविट मान सकते हो। ठीक है, तो हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना। किसी पब्लिक रिकॉर्ड मतलब अगर कोई रिकॉर्ड है, वो आयोग को अगर कोई रिकॉर्ड चाहिए तो वो किसी जो कार्यालय है, कोई भी सरकारी कार्यालय या न्यायालय, वहां से वो रिकॉर्ड मांगे, उसकी प्रति मतलब फोटोकॉपी मांगने के लिए वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, गवाह दस्तावेजों की जांच करने के लिए कमीशन का गठन करना, मतलब अगर गवाहों की जांच करना है या जो भी दस्तावेज है उनकी जांच करना है तो एक अलग से कमीशन बनाने की शक्ति भी सिविल न्यायालय के पास होती है। तो यही सभी शक्तियां राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी है। कोई अन्य मामला जिसका सुझाव दिया गया हो, ये सारी चीजें जो भी चीजें ये होती है एक सिविल न्यायालय की शक्ति। आप लोग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, मैं और अच्छे से समझा दूंगा अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो ये सिविल न्यायालय की जो शक्तियां है आयोग की, वो कौन सी शक्तियां है? सिविल न्यायालय की शक्ति। आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या कि राष्ट्रीय महिला आयोग को कौन सी शक्तियां प्राप्त है, तो सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वही सारी चीजें क्या क्या, ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी अगर जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन कौन है, तो सबसे पहली अध्यक्ष मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जयंती पटनायक जी 1992 से 1995 तक। ठीक है, ये रही। फिर रही मोहिनी गिरी जी, वीमा पार्थ सारथी जी, पूर्णिमा आडवाणी जी। ठीक है, 2005 तक। उसके बाद अगर हम लोग देखें गिरिजा व्यास का कार्यकाल 2 बार हुआ, तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है कि महिला आयोग की 2 बार अध्यक्ष बनने वाली जो महिला है उनका नाम है गिरिजा व्यास। ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम और रेखा शर्मा। वर्तमान में भी रेखा शर्मा जो है वो अध्यक्ष है महिला आयोग की। तो ये जो 7-8 नाम है, ये नाम तो आप लोगों को याद ही रखना है, इसमें से किसी का नाम भी आप नहीं छोड़ सकते, हर नाम याद रखना है। जयंती पटनायक, मोहिनी गिरी, वीमा पार्थ सारथी, पूर्णिमा आडवाणी। आपको क्रम में याद रहे ना रहे, लेकिन आपको इनका नाम याद रहना चाहिए। गिरिजा व्यास जी का नाम याद रखना है, ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा, इन सब के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कि बताइए निम्न में से कौन सी महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछी जाएगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। यहीं इसी के साथ हम लोगों की जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा स्पीड में हम लोगों ने लिया है, लेकिन ठीक है, कुछ जानने लायक था नहीं, सिर्फ आप लोगों को स्ट्रक्चर देखना है। जो काम है मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जो चीजें, जैसे कार्य है, कार्य क्या है, कार्य पढ़ना ही है, उसमें कुछ समझाने वाली चीजें नहीं रहती है। ठीक है, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जो समझाने वाली चीजें थी मैं वो आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है, कौन नियुक्ति करता है, कहाँ से फंड आता है, कौन जो वेतन भत्ते जो है वो कहाँ भारित रहते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूँ। जो धाराएं हैं, जो एक्ट है, जो तिथि है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगा ही है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि सच में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम ओरिजिनल आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, या इस वीडियो से आप लोगों को कुछ अच्छा मिलता है, ठीक है, तो दिल खोल कर लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बाकी जो हमारे कोर्सेज है आप लोग जानते ही हैं कि हमारे ऐप पर जो भी आप लोगों से संबंधित जो भी कोर्सेज है, आप लोग एक बार ऐप डाउनलोड करिए एग्जाम ओरिजिनल का, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए।
और ऐप पर जाकर देखिए कि आपसे आपके काम की कौन सी चीज़ है वहाँ पर, और एक बार हम लोगों से संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात होगी हम लोगों की कल, और कल हम लोग देखेंगे राज्य महिला आयोग है या मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। सारी चीज़ें इसी तरीके से एक लेक्चर में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत समझना कि बहुत स्पीड से हो रहा है, लेकिन नहीं, क्या कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो एक लेक्चर में से कंप्लीट करना ही था, तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैं पहले ही समझा चुका था, और जो चीज़ें स्पीड में किया हूँ तो वो आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, उसमें समझने लायक कुछ चीज़ें नहीं है। अगर समझने लायक कुछ चीज़ होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा। मैं आप लोगों को कल का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उस चीज़ को पहले समझा दूंगा, और फिर आगे की क्लासेस हम लोग जारी करेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से अलविदा लेता हूं, और फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब मस्ती करिए, सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी कल के लेक्चर में।